जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट में दोस्तों बताएं कि आपको ये नावल कैसा लगा, क्या इसे जारी रखना चाहिए। मेरे दिल और दिमाग पर एक अजीब और गहरी अफसरदगी छाने लगी थी, जैसे किसी गैर मरी बोझ ने मेरे वजूद को घेर लिया हो। कोई 5 मिनट बाद खाला जमीला किचन से मेरे लिए शीशे के एक चमकते हुए गिलास में पेप्सी ले आईं और मुस्कुराते हुए मेरे सामने रख दी। मैंने खामोशी से गिलास थाम लिया और उनके चेहरे पर फैली हुई बेसाख्ता शफकत को देखने लगा। कोई आध घंटा उनसे उधर उधर की बातें और घर के माहौल पर गुपशप करने के बाद मैं एक बुझे हुए बोझल दिल के साथ अपने नाना के घर के लिए वापस रवाना हो गया। रास्ते में कदम उठाते हुए हर लम्हा यही ख्याल मेरे ज़हन पर सवार था कि जब भी मैं नाना नानी के यहाँ आता हूँ और खाला जमीला से मिलता हूँ, मेरी हालत कभी भी आम इंसानों जैसी नहीं रहती। मेरे अंदर का जज्बात तूफान बनकर उमड़ने लगता था और उनके पुरकशिश वजूद और सेहर अंगेज शख्सियत की तरफ मेरी बेपनाह कशिश मुझे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती थी। मैं उनकी बेपनाह कुर्बत और मोहब्बत हासिल करने के लिए शदीद बेताब था, लेकिन हमारी ख़ानदानी अक़दार और रिश्ते की दीवार की वजह से ऐसा होना नामुमकिनात में से महसूस होता था, और यही अंदरूनी तज़ाद मेरी रूह को बेचैन कर देता था। मगर आज का दिन तो अजीब ही था। मैं मामूल से कहीं ज़्यादा गमगीन और उलझा हुआ एहसास लेकर लौटा था। नाना के घर पहुंचकर मैं सीधा अंदर चला गया। मैंने नानी के बेडरूम में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी से फैमिली एल्बम निकाला और चुपचाप अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गया। एल्बम के गर्द आलूद सफ़हात पलटते हुए खाला जमीला की बहुत सारी रंगीन तस्वीरें मेरे सामने आने लगे। कुछ तस्वीरें चंद साल पुरानी थीं और कुछ बिल्कुल नई। वो हर एक तस्वीर में बेहद दिलकश, बावकार और पुरकशिश नजर आ रही थी। उनकी मुस्कुराहट और आँखों की चमक इंसान को अपने सेहर में जकड़ लेती थी। एल्बम में कई तस्वीरों में वो अपने शौहर यानी मेरे खालू के साथ खड़ी थी, और उन तस्वीरों को देखते ही मेरे अंदर एक नागवार सी नफ़रत और शदीद हसद की लहर दौड़ जाती। मेरे दिल में पहली बार अपने खालू के लिए इस कदर तल्ख और बुरे जज्बात पैदा हो रहे थे, जिन पर मुझे खुद भी हैरत हो रही थी। मैंने एल्बम गोद में रखा, सामने दीवार पर नज़रें जमा दे और गहरी सोच में डूब गया। मैंने अपने आप से सवाल किया कि अब मुझे आखिर होता किया जा रहा है। क्या मुझे अपनी सगी खाला से एक जुनूनी और दीवाना वार मोहब्बत हो गई है? और क्या यही वजह है कि मैं इस शख्स से इस कदर शदीद हसद और नफ़रत करने लगा हूँ जो उनका शौहर है और उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है? क्या ये वही जज्बा है जो एक आम लड़के को किसी लड़की से या एक मर्द को किसी खूबसूरत औरत से होता है? मगर एक खाला और भांजे के दरमियान ऐसा है जान खेज जज्बाती ताल्लुक। मैंने झुंझला कर अपना सर झटका और एल्बम का एक और सफ़हा पलटा तो खाला जमीला की एक पोर्ट्रेट साइज की बड़ी और खूबसूरत तस्वीर सामने आ गई। अपने भारी और पुरकशिश वजूद पर लाल रंग का दुपट्टा ओढ़े हल्की सी दिलनशीन मुस्कुराहट के साथ वो बेहद हुसैन लग रही थी। तस्वीर देखते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और अंदर एक मीठी लेकिन तकलीफ दे कसक उभरी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई धीमी आंच पर मुसलसल जल रहा हो।
मैंने बेबसी से अपने चेहरे पर हाथ फेरा और एक ठंडी आह भरी। मैं किसी सूरत समझ नहीं पा रहा था कि अपने अंदर उठने वाली इस ज़हनी प्रागंदगी और जज्बाती तूफान पर कैसे काबू पाऊं। कभी कभी मैं गुस्से में सोचता कि आखिर खाला जमीला को ही मेरी खाला क्यों होना था। दुनिया में कोई आम सी दुबली पुतली कम खूबसूरत औरत भी तो मेरी खाला हो सकती थी, ताकि मेरे दिल में ऐसा कोई जज्बा ही ना पनपता। मैंने हसरत और खफगी के मिले जले एहसास के साथ खुद को कोसा, लेकिन जब बेकरारी की शिद्दत थोड़ी कम हुई तो मेरे ज़हन में एक नया रुख उभरा। मैंने सोचा कि अगरचे मैं खाला जमीला से अपने इस छुपे हुए जज्बे का खुलम खुला इजहार नहीं कर सकता और ना ही बराह रास्त उनके करीब जा सकता, लेकिन उनके आसपास रहने और उनकी खुशबू से लुत्फ अंदोज होने में तो कोई बुराई नहीं है। मैंने फौरन दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि जब तक मैं यहाँ छुट्टियों में मौजूद हूँ, उनके घर रोज़ाना जाने का कोई तरीक़ा निकालूंगा। लेकिन वो मेरी खाला थीं और बिलावजा रोज़ रोज़ घंटों उनके घर बैठना किसी की भी नज़र में सवाल खड़े कर सकता था, इसलिए एक माकूल और मज़बूत बहाने की ज़रूरत थी ताकि घर वाले भी कुछ न कहें। मैं काफ़ी देर तक अपने ज़हन के घोड़े दौड़ाता रहा और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक शानदार ख्याल आया। खाला जमीला ने अपनी शादी के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में एमए की डिग्री हासिल की थी और उनकी मुताले पर गहरी गिरफ्त थी, जबकि दूसरी तरफ स्कूल में मुझे हमेशा उर्दू के मज़मून, ख़ास तौर पर मुश्किल अशार की तशरीह और शायरी की बारीकियों को समझने में सख्त दुश्वारी होती थी। अगर मैं ये ज़ाहिर करूं कि मुझे उर्दू पढ़नी है और खाला से मदद लेने रोज़ाना उनके घर चला जाया करूं, तो मेरा तमाम तर मसला एक लम्हे में हल हो सकता था। इस तरह मैं रोज़ाना कई घंटे उनके बिल्कुल करीब बैठकर उनकी गुफ्तगू सुन सकता था और उनका जी भर के मुशाहिदा कर सकता था। और कौन जाने, शायद किस्मत मुझ पर यूं मेहरबान हो जाती कि जैसे आज उन्हें नामुकम्मल तैयारी की हालत में देखने का इत्तेफाक हुआ था, आइंदा भी उनका कोई ऐसा ही दिलकश और बेसाख्ता रूप देखने का मौका मिल जाता। ये सोचते ही मेरे ज़हन पर छाई हुई उदासी और घुटन का बादल तेजी से छटने लगा और एक अजीब सा जोश और उमंग दिल में जाग उठी। शाम के वक्त जब सब घर वाले सहने बैठे चाय पी रहे थे, तो मैंने मौका देखकर अपनी उम्मी से कहा कि उम्मी, मुझे स्कूल की छुट्टियों के काम में उर्दू के मज़मून में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, ख़ास तौर पर शायरी का हिस्सा समझ नहीं आ रहा। तो क्यों ना मैं रोज़ शाम को खाला जमीला के घर जाकर उनसे उर्दू का कोर्स समझ लिया करूं। उम्मी ने मेरी बात बड़ी संजीदगी से सुनी। उनके चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। जमीला ने उर्दू में एमए किया है, वो तुम्हें बड़ी आसानी से तमाम असबाक तैयार करा देगी। मैंने बगैर एक पिल ज़ाय किए फ़ौरन ड्राइंग रूम में जाकर लैंडलाइन फ़ोन का रिसीवर उठाया और खाला जमीला का नंबर घुमाया। फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से खाला की प्यारी आवाज़ आई। मैंने बड़े अदब से अपने उर्दू के मज़मून की उलझन उनके सामने रखी और पढ़ाने की दरख्वास्त की। खाला जमीला ने निहायत खुश दिली से जवाब दिया कि ओ क्यों नहीं साजिद बेटे,
یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تم روز شام کو بلا جھجک آ جایا کرو، میں تمہیں پڑھا دیا کروں گی، اور اگر تمہاری دونوں بہنیں بھی ساتھ آنا چاہیں تو انہیں بھی لے آنا تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ خالہ کی یہ بات سن کر میرے پیٹ میں بل پڑ گئے، کیونکہ میں بہنوں کو ساتھ لے جا کر اپنا کھیل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے جلدی سے بات سنبھالی اور کہا کہ او خالہ، ان کا کام تو بالکل الگ ہے اور انہیں ابھی ایسی ضرورت نہیں ہے، جب وہ بڑی کلاسز میں جائیں گی تب دیکھا جائے گا۔ خالہ نے ہنس کر کہا کہ ٹھیک ہے، تم جب بھی چاہو اکیلے آ سکتے ہو۔ یہ سارا منصوبہ بالکل میری خواہشات کے مطابق ترتیب پا گیا تھا اور میرے راستے کی تمام ممکنہ رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں۔ خالہ کا بیٹا الیاس کالج کی کرکٹ ٹیم کا اہم کھلاڑی تھا اور روزانہ دوپہر کے وقت پریکٹس کے لیے گراؤنڈ چلا جاتا تھا، اور اس کی واپسی رات سے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف خالو احسان بھی بینک میں ایگزیکٹو آفیسر تھے اور ان کی مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اکثر شام کو کافی دیر سے گھر لوٹتے تھے۔ اس پورے وقت کے دوران خالہ جمیلہ گھر میں بالکل اکیلی اور فارغ ہوتی تھی۔ میرے لیے یہ وقت بالکل سنہری تھا کہ میں روزانہ دوپہر کے 3:30 بجے خالہ کے گھر پہنچ جایا کروں۔ چنانچہ اگلے ہی دن سے میں اپنا بیگ اٹھا کر ان کے گھر جانے لگا۔ خالہ جمیلہ ڈرائنگ روم کے آرام دہ صوفے پر میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے اردو کے باریک نکات اور اشعار کے معانی سمجھاتی تھی، اور میں کتاب پر نظریں جمائے رکھنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے بالکل قریب سے ان کا باریک بینی سے معائنہ کرتا رہتا۔ میں روزانہ ان کے ہاں 3 سے 4 گھنٹے گزارتا تھا، جس سے میری پڑھائی بھی اچھے طریقے سے ہو جاتی تھی اور خالہ کے سحر انگیز روپ کے قریب رہنے کی میری خواہش بھی پوری ہوتی رہتی۔ خالہ جمیلہ کے لیے بھی میرا یوں روزانہ ان کے گھر آنا ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہو رہا تھا۔ وہ پورا دن سنسان گھر میں اکیلی ہو کر بور ہو جاتی تھیں، اور میرے آنے سے نہ صرف انہیں بات چیت کے لیے ایک مخلص اور دلچسپ ساتھی مل گیا تھا، بلکہ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں بھی میں بڑے خلوص اور تیزی سے ان کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ کچن کا سامان لانا ہو یا بازار سے کوئی چیز خریدنی ہو، میں ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتا تھا۔ وہ اپنے دل میں میرے لیے پہلے سے کہیں زیادہ شفقت اور محبت محسوس کرنے لگی تھیں اور خود کو میرا احسان مند سمجھتی تھیں۔ وہ روزانہ میرے لیے طرح طرح کے شربت، ڈرنکس اور کھانے پینے کی چیزیں لذیذ انداز میں بناتی اور میرا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ اس صورتحال کا ایک گہرا نفسیاتی پہلو بھی تھا جو وقت کے ساتھ نمایاں ہو رہا تھا۔ خالہ جمیلہ کا بیٹا الیاس اکلوتا ہونے کے باوجود ان سے کافی دور تھا۔ وہ اپنے دوستوں کی محفلوں میں مگن رہنے والا ایک لاؤبالی، ضدی اور سرپھرا لڑکا تھا جس کو اپنی ماں کی نصیحتیں اور روک ٹوک بالکل پسند نہیں تھی۔ خالہ کو ہمیشہ اس بات کا دکھی دل سے گلہ رہتا تھا کہ ان کا اپنا بیٹا ان کی بات نہیں سنتا، لیکن میری صورت میں میرے ادب فرما برداری اور ہر کام میں پیش رہنے کی وجہ سے میں نے الیاس کی اس کمی کو پورا کر دیا تھا اور خالہ کے دل میں ایک خاص اور مضبوط جگہ بنا لی تھی۔ جس مقصد کے تحت میں نے ان کے گھر روزانہ جانا شروع کیا تھا، وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز طور پر پورا ہو رہا تھا۔
अमूमन घर से बाहर आ मेहमानों के सामने इंसान एक ख़ास किस्म का तकल्लुफ़ और रख रखाव बरतता है, लेकिन अपने घर के अंदर इंसान बिल्कुल रिलैक्स और बेतकल्लुफ़ होता है। खाला जमीला के साथ भी यही हुआ। जब मैं रोज़ाना उनके घर घंटों बैठने लगा तो रफ्ता रफ्ता उन्होंने तमाम तकल्लुफ़ात और रस्मी हिजाब एक तरफ रख दिए और वो मेरे सामने बिल्कुल अपने कुदरती अंदाज में रहने लगी। शुरू के 2-3 दिन तो वो दोपट्टा ओढ़कर बैठती थीं, लेकिन फिर गर्मी और बेतकल्लुफ़ी की वजह से उन्होंने मेरे सामने दोपट्टा हटाकर साइड पर रखना शुरू कर दिया। वो वैसे भी घर में अकेली होते वक्त दोपट्टा नहीं लेती थी। खाला का यूं मेरे सामने दोपट्टा उतार कर बैठना मेरे लिए किसी ख्वाब की ताबीर जैसा था। अब उनका पुरकशिश चेहरा 3-4 घंटे तक मेरी आंखों के सामने होता था और मैं चुपके से उनकी खूबसूरती को देखकर अपने दिल की प्यास बुझाता रहता। इस दौरान हमारे दरमियान की बेतकल्लुफ़ी भी दोस्तों जैसी होती जा रही थी। मैंने खाला जमीला के घर आना जाना तो सिर्फ उनके करीब रहने के लिए शुरू किया था, मगर अब हालात एक बिल्कुल मुख्तलिफ और ख़तरनाक मोड़ ले रहे थे। मुझे इस बात का अंदाज़ा होने लगा था कि किसी औरत को अपने सहर में लाना और इसे अपने लिए नर्म करना एक ही जैसा अमल होता है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना था कि ख़ानदानी रिश्ते और खाला के बावकार किरदार की वजह से उन्हें अपने जज्बात की तरफ माइल करना इंतहाई मेहनत और बारीक बीनी का तकाज़ा करता था। लेकिन बहरहाल वो भी एक जज्बाती औरत थीं और उनके अंदर भी वही तमाम इंसानी और नफ्सियाती एहसासात मौजूद थे जो किसी भी दूसरे इंसान के अंदर होते हैं। उनसे अपने नाजुक रिश्ते की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने हमेशा इंतहाई मोहतात और संजीदा रवैया इख्तियार किया हुआ था ताकि खाला जमीला को भूलकर भी ये शक ना हो सके कि मेरे ज़हन में उनके लिए कोई गलत या जज्बाती सोच मौजूद है। मैं हमेशा उनकी नज़रें बचाकर ही उनके दिलकश वजूद को देखा करता था, लेकिन इसके साथ साथ मैं बड़े नपे तले मोहतात और ख़ूबसूरत अल्फाज में वक़्ता फ़ौक़ता उनके हसन, उनके लिबास और उनकी शख्सियत की तारीफ़ भी कर दिया करता था, जिसे वो एक भांजे की तरफ से मासूमाना तारीफ़ समझकर दिल ही दिल में खुश होती थी। यही वजह थी कि मैं बहुत कम अरसे में उनके बेहद करीब और राज़दार बन गया था। खुद खाला जमीला भी अब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरी मौजूदगी की इस कदर आदी हो चुकी थीं कि अगर किसी दिन मुझे नाना के घर से आने में 10 मिनट की ताख़ीर भी हो जाती तो वो बेसब्री से दरवाज़े और घड़ी की तरफ देखने लगती। वो अपने भांजे की इस खालिस सोहबत और रफ़ाक़त को बहुत बड़ी नेमत समझती थी, मगर उनके अपने पाकीज़ा दिल में मेरे लिए किसी किस्म की गलत या नामुनासिब सोच का तसव्वुर भी नहीं था। उनकी तरबियत और ख़ानदानी पस मंज़र ऐसा था कि वो अपने शौहर के सिवा किसी मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन इसके बावजूद इंसान की लाशूरी सतह पर एक ऐसा बरक़ी एहसास ज़रूर मौजूद होता है जो इसे ये बताता है कि कोई इसे देख रहा है और पसंद करता है। खाला के ज़हन के किसी दूर दराज गोशे में ये एहसास धुंधला सा मौजूद था कि मैं उन्हें एक आम औरत से बढ़कर अहमियत देता हूँ। मैं दुनिया का वाहिद शख्स था जो उनकी हर बात को गौर से सुनता था और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था।
और वो ये बात अच्छी तरह जान चुकी थीं कि ये अहमियत सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से नहीं बल्कि उनकी अपनी दिलकश शख्सियत और पुरकशिश हसन की वजह से है। एक भांजे का अपनी खाला से ये पोशीदा और दीवाना वार इश्क आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था। इश्क हर हालत में इंसान को बेचैन और हैजान ज़दा कर देता है, लेकिन जब उसके साथ किसी इम्तिना बंदिश का टैग लगा हो तो इसकी शिद्दत 1000 गुना बढ़ जाती है। ममनुआ चीज़ों और मुश्किल रास्तों की तरफ रग़बत रखना इंसान की बुनियादी जिबिल्लत है। मैं भी अब दिन ब दिन बेसब्रा और बेकाबू होता जा रहा था। हसन की कुर्बत का नशा बिल्कुल एक अजीब किस्म के सरवर की तरह होता है। शुरू में इंसान को सिर्फ एक नज़र देख लेने से ही तस्कीन मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है इस सरवर को बरकरार रखने के लिए इंसान को मज़ीद कुर्बत और बड़े मरहले की ज़रूरत महसूस होने लगती है। कुछ दिन पहले तक खाला जमीला को सिर्फ दुपट्टे में देखकर भी मेरा दिमाग घूम जाया करता था। फिर उनके साथ घंटों बगैर दुपट्टे के बैठने का मौका मिला तो मुझे अजीब खुशी मिली, लेकिन अब मेरा लालची दिल इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उन्हें बिल्कुल कुदरती और बेलिबास हालत में देखने का तमन्नाई हो चुका था, और ये ख्वाहिश हर गुज़रते दिन के साथ शदीद तर होती जा रही थी। खाला जमीला का रोज़मर्रा का मामूल था कि वो दोपहर को घर के तमाम कामकाज ख़त्म करने के बाद गुस्ल खाने में जाकर नहाती थीं और नए कपड़े पहनती थीं। मैंने कई दिन तक सोचने के बाद एक मंसूबा बनाया कि अगर मैं किसी तरह अंदर का मंजर देख सकूं तो मैं उन्हें उड़ियां देख सकता हूं। खाला जमीला के बाथरूम में बाहर सहन की छत की तरफ एक छोटा सा प्लास्टिक का एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था जो अंदर की हब्स और भाप को बाहर निकालता था। अगर इस एग्जॉस्ट फैन का हिस्सा थोड़ा सा खुला होता तो छत पर खड़े होकर बगैर किसी की नज़र में आए अंदर का पूरा मंजर आसानी से देखा जा सकता था। चुनांचे एक दिन जब सब सो रहे थे मैं चुपके से छत पर गया। मैंने फैन की जाली को बड़ी हुनरमंदी से ढीला करके हटा दिया और उसकी बिजली की तार काट दी ताकि फैन चल ना सके। अगले दिन जब पढ़ाई के दौरान खाला जमीला ने कहा कि मैं ज़रा नहा कर आती हूँ, तो जैसे ही वो गुस्ल खाने में दाखिल हुई मैंने खामोशी से सहन की सीढ़ियाँ चढ़कर छत का रुख किया और एग्जॉस्ट फैन के इस गोल सुराख से नीचे झांकना शुरू कर दिया। खाला जमीला आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों से कल्प निकाल रही थीं और उनके बाल कंधों पर बखर रहे थे। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी कमीज का दामन ऊपर उठाया और इसे अपने सर के ऊपर से गुजार कर एक तरफ रख दिया। मेरा सांस ऊपर का ऊपर था, वजन की वजह से काफी खिंचाव था। ये इस लिबास का ही कमाल था कि खाला के काबू किए हुए थे। खाला जमीला ने अपने हाथों से अंगूठियां उतार कर सन की नाली के पास रखें और फिर जैसे ही वो उड़ियां हुई मेरी आंखें हैरत और जोश से फटी की फटी रह गईं। वाकई खाला जमीला इंतहाई खूबसूरत थीं। मैंने मैगजीन्स और तस्वीरों में कई औरतें देखी थीं, लेकिन उनको कुदरती रूप में इतने करीब से देखकर मेरे हवास बाख्ता हो गए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा हसन नहीं देखा था। खाला ने शीशे में देखकर अपने हाथों से खुद को थोड़ा दुरुस्त किया तो उनका पूरा वजूद एक दिलकश अंदाज में लरज़ उठा, जिससे मेरी सांसें सीने में अटक कर रह गईं। इतनी उम्र और बच्चे की पैदाइश के बावजूद उनके पेट पर कोई निशान अझुरियाँ नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल साफ और शफाफ था।
मैं काफ़ी देर तक उनके इस हैरत अंगेज और नंगे रूप को देखकर अपने दिल की हसरतें पूरी करता रहा और फिर बड़ी खामोशी और एहतियात के साथ छत से नीचे उतर आया। इस रात मेरी तन्हाई में एक बेपनाह जोश, तपश और उलझन की कैफियत कायम रही। अगले दिन जब मैं मामूल के मुताबिक उर्दू पढ़ने गया तो पढ़ाई का वक्त ख़त्म होने के बाद में और खाला जमीला ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर डाइट कोक पी रहे थे। खाला ने कीन से एक घूंट भरा तो मैंने सोचा कि माहौल को थोड़ा और बेतकल्लुफ़ बनाया जाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि ओ खाला जान, आप हमेशा ये डाइट कोक ही क्यों पीती हैं? मुझे तो इसका जायका काफ़ी कड़वा और अजीब सा लगता है। खाला जमीला मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दें और बोलें कि बेटे, अपने इस बढ़ते हुए वज़न को कंट्रोल करने के लिए चीनी से परहेज़ करती हूँ। देखो तो सही कितनी मोटी और भारी होती जा रही हूँ। डाइट कोक में चीनी नहीं होती, इसीलिए जहर मार करती हूँ। मैंने उनके चेहरे पर नज़रें जमा कर बड़े इत्मीनान से कहा कि ओ खाला जान, आप बिल्कुल भी मोटी या बुरी नहीं है। हकीकत यह है कि आपका फ्रेम और हड्डियां चौड़ी हैं, जिसकी वजह से आपका जिस्म थोड़ा भारी और भरपूर लगता है, लेकिन आपका वजूद बिल्कुल कसा हुआ और मुतनासिब है, कहीं से भी लटका हुआ आबे हमदम नहीं है। सच कहूँ तो आजकल की कम उम्र लड़कियां भी ऐसा पुरकशिश और तंदुरुस्त नहीं होती जैसा आपका है। खाला जमीला ने मेरी ज़ुबान से अपनी इतनी खिली तारीफ सुनी तो उनके दिल को एक अजीब खुशी महसूस हुई, मगर उन्होंने रिवायती शर्म का मुजाहरा करते हुए अपने चेहरे को थोड़ा सख्त बनाने की कोशिश की और कहा कि अब फिर भी साजिद बेटे, मैं हर हाल में अपना वज़न कम करना चाहती हूँ, मगर डाइटिंग के बावजूद कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिलती। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप किसी हद तक तो दुबली हो सकती हैं, लेकिन आपका हर हिस्सा छोटा और बारीक नहीं हो सकता। खाला ने हैरत और तजस्सुस से मेरी तरफ देखा और पूछा कि वो क्यों बेटे? मैंने बगैर किसी झिझक के खाला का दुपट्टा हटा होने का फ़ायदा उठाते हुए उनकी तरफ देखा और कहा कि ओ खाला जान, आपकी बनावट कुदरती तौर पर ऐसी है और ये दोनों हिस्से इतनी आसानी से कभी कम नहीं हो सकते। खुद का इतना सरी और वाज़े तज़किरा सुनकर खाला जमीला के गोरे चेहरे पर एकदम सुर्खी दौड़ गई और उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो थोड़ा गड़बड़ती हुए और शर्माती हुई आवाज़ में बोलें कि बेटे, उन्हीं दो हिस्सों की वजह से तो मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ और उन्हीं को तो छोटा करना चाहती हूँ। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि खाला जान, ये नामुमकिन के करीब है कि ये कम हो सके। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो पूछो उनकी उम्र क्या है? इस अचानक और बराह रास्त सवाल ने खाला जमीला को एक लम्हे के लिए हिलाकर रख दिया और वो गुड़बड़ा कर उधर उधर देखने लगे, लेकिन मेरी आंखों में बिल्कुल नॉर्मल और मासूमाना तासुर देखकर बोलें कि जाहिर है 40 से ऊपर की उम्र की है। मैंने नोटिस कर लिया था कि खाला जमीला मेरी उन पर्सनल और बारीक बातों पर बिल्कुल भी गुस्सा खफा नहीं हो रही थी, बल्कि उनके रवैये में सिर्फ एक हल्की सी निस्वानी शर्म और नर्वसनेस थी, जिसने मेरी हिम्मत को 10 गुना बढ़ा दिया। मैंने सोफे पर थोड़ा करीब होते हुए कहा कि ओ लेकिन खाला जान, आप क्यों अपनी खूबसूरती को ख़त्म करना चाहती हैं?
آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ ہیں اس طرح کا پرکشش روپ پانے کے لیے تو امریکہ اور یورپ کی عورتیں لاکھوں روپے اور ہزاروں ڈالر خرچ کر کے سرجریز کرواتی ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اتنے واضح اور کھلے الفاظ میں ان کی بناوٹ کی تعریف کی تھی۔ خالہ جمیلہ نے میری بات سن کر ایک بے ساختہ ہنس دی اور غیر ارادی طور پر اپنی گردن نیچے جھکا کر خود پر ایک نظر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولیں کہ ہائے ساجد بیٹے، پتہ نہیں وہ کیسی عورتیں ہوتی ہیں جو ایسا سوچتی ہیں۔ میں تو اپنے اس وجود سے بڑی تنگ آ چکی ہوں۔ 24 گھنٹے بلاوجہ اتنا بھاری وزن اپنے ساتھ اٹھائے پھرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ وہ اس گفتگو سے اندر ہی اندر کافی نروس اور جذباتی ہو رہی تھی، جبکہ میں بالکل نارمل اور سنجیدہ لہجے میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہا تھا، اور حالات ایک نئے دور میں داخل ہو رہے تھے۔